हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 12 कैदी और कोकिला, और काव्य खंड में ये पाठ है हमारा। तो आप जानते ही हैं आज हम पढ़ेंगे इसमें हमारा 5वां काव्यांश। हमने अब से पहले क्लास में 4 काव्यांश को पढ़ लिया था, उनकी व्याख्या हमने पढ़ ली थी। तो आज हम कौन सा काव्यांश पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो हमारा होगा आज ये 5वां और लास्ट काव्यांश। इसके बाद ये कविता हमारी फिनिश हो जाने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लिखेंगे हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ के लिए फटाफट से आप तैयार हो जाइए। अपनी पेंसिल हाथ में लीजिए या फिर अपनी कॉपी, जो भी आपके पास नोटबुक वगैरह है आप उसको ले सकते हैं और फटाफट से आप नोट कीजिए, जिस तरह से भी आप नोट कर रहे हैं आपके शब्दार्थ। तो चलिए, हमारा इसमें शब्द है नसीब। नसीब तो भाग्य होता है, वैसे इसको ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन फिर भी क्या है, आप लिख सकते हैं। नसीब मीन्स क्या होता है? भाग्य। यस, पहला शब्द हो गया भाग्य। ज़्यादा नहीं है इसमें, फिर भी आपको लिख लेना चाहिए। नभ भर का मतलब क्या होता है? नभ भर यानी कि संपूर्ण, सारा आकाश। नभ यानी कि आकाश और भर में सारा। तो नभ भर चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें गुनाह। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? गुनाह। गुनाह का क्या हो जाएगा? अपराध। क्या हो जाएगा अर्थ? अपराध। फटाफट से नोट कीजिए, गुनाह का क्या हो जाएगा? अपराध। फिर है तो हमारा नेक्स्ट शब्द है विषमता। विषमता। विषमता का क्या हो जाएगा? भिन्नता। क्या हो जाएगा? भिन्नता। भिन्नता। भिन्नता किसको कहेंगे? बिल्कुल अलग अलग होना, उसको क्या कहेंगे? भिन्नता, ठीक है। असमानता भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? असमानता। असमानता भी लिख सकते हैं आप, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है असमानता भी हो जाएगा स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा? देखो, अंतर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर। नेक्स्ट है रणभेरी। क्या हो जाएगा? रण और भेरी। रणभेरी। रणभेरी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रणभेरी, एक बार देख लेती हूँ शब्द। रणभेरी यानी कि क्या हो जाएगा? बताओ। रणभेरी यानी कि युद्ध का नाद। युद्ध, जब युद्ध शुरू होता है तब क्या किया जाता है? एक ड्रम बजाया जाता है या शंख बजाया जाता है, कुछ इस तरह की आवाज़ की जाती है, उसे कहते हैं रणभेरी। युद्ध का नाद। नाद कहेंगे क्या? नाद यानी कि आवाज़। उस ड्रम की या उस बाजे की या किसी शंख की आवाज़ को क्या कहेंगे? युद्ध, ठीक है, उस नाद कहेंगे, आवाज़ को, उस साउंड को। फिर है कृति। कृति मीन्स रचना। कृति मीन्स रचना। कृति यानी कि रचना। रचना। नेक्स्ट है आसव। एक और शब्द है लास्ट, आसव। आसव कहते हैं रस। आसव क्या कहेंगे? रस। प्रेरणा भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आसव मीन्स रस होता है, ठीक है। किसी तरह का जैसे कहते हैं आसव, पानी, रस, ठीक है। वो रस, पानी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसमें कुछ अलग तरह का जो इंटरेस्ट हो या इंटरनेट टेस्ट हो, सॉरी, तो उसको क्या कहेंगे? रस कहेंगे। और यहाँ पर आसव का, आसव यहाँ पर पाठ में हम इसका दूसरा अर्थ लेंगे, इसको प्रेरणा भी मान सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशन भी हम इसको मान सकते हैं। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम अपनी कविता शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट, चलिए, हो गया होगा। तो हमारी ये कविता का ये जो 5वां हमारा काव्यांश है वो कहाँ से है स्टूडेंट? देखिए, तुझे मिली। कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है? तुझे मिली। तुझे मिली से लेकर, ताकि आपको याद रहे मैंने कहाँ से कहाँ तक व्याख्या की है। और लास्ट में वही आएगा जो हमेशा आता है, कौन सा? कोकिल। कोकिल बोलो तो। कोकिल बोलो तो। यस, कोकिल बोलो तो हमेशा उन्होंने क्या किया? कोयल को कहा कि भाई बोलो तो, कोयल बोलो तो। क्या आखिर क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो? क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो रात में? क्या, कहाँ से हमारी कविता शुरू हुई थी स्टूडेंट? माखनलाल चतुर्वेदी कौन है? इस कविता के
कवि है, लिखने वाले हैं, रचनाकार हैं। और उन्होंने कविता कहाँ से शुरू की थी आप बताइए ज़रा, आपको याद होगा कहाँ से शुरू की थी? जब रात में आधी रात को कोयल बोलने लगी, कोयल की आवाज़ उन्होंने सुनी और वहीं से उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। उनको वहीं से प्रेरणा मिली कविता लिखने की और साथ ही आज़ादी की भी उनको वहाँ से प्रेरणा मिली और इस तरह से उन्होंने ये कविता लिखी जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। काली के बारे में मैंने आपको बता दिया था, काली में अलंकार है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन जब हम अलंकार वाला पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से भी हमें एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। तुझे मिली हरियाली काली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा और तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। उन्होंने कहा लास्ट में, बताओ बताओ कोकिल मैं क्या करूं ऐसा, कोयल बताओ मैं ऐसा क्या कर दूं, तुम जिस तरह से बोल रही हो, तुम मुझे प्रेरित कर रही हो, इसके लिए मैं क्या करूं और क्या करूं। तो उन्होंने क्या कहा देखिए, यहाँ से कवि कहते हैं कि हे कोयल, संबोधित उन्होंने कोयल को किया। तो उन्होंने कोयल से क्या कहा कि कवि कहता है हे कोयल तुम क्या करो, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो इस प्रकृति में, इस वातावरण में स्वतंत्रता मिली हुई है, तू तो स्वच्छंद रूप से इस पूरे आसमान में कहीं पर भी घूम सकती है, उड़ सकती है। तो यहाँ लिखा ना देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तू तो इतनी आज़ाद है, तू तो इतनी स्वतंत्र है कि तू तो इस वातावरण में, प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में क्या कर सकती है, उन्मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, तू तो है कोयल प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है। विचरण करना यानी कि कहीं पर भी घूमना, विचरण कर सकती है। अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली हुई है, तुम तो किसी भी हरी डाली में बैठ सकती हो क्योंकि तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो आज़ाद हो। और तुम्हें क्या है, तुम तो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, इस पूरे संसार में, इस प्रकृति की पूरी प्रकृति में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हो, घूम सकती हो। और तुम्हें बैठने के लिए कैसी मिली, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु कोयल देख मेरे भाग्य में तो यह छोटी सी काल कोठरी है, मेरे भाग्य में तो यह छोटी सी काल कोठरी है। मेरा 10 फुट, क्या लिखा उन्होंने, मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे तो ये अंधेरी सी छोटी सी काल कोठरी मिली हुई है। और ये कैसी है, इसमें तो रोशनी और हवा भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है, इतनी ऐसी मुझे काली कोठरी, उन्होंने लिखा ना देखो कोठरी काली, काली क्यों कहा गया उस कोठरी को जहाँ पर कवि बन थे, क्योंकि वहाँ ना तो हवा जाती थी ना वहाँ पर रोशनी जाती थी। तब कवि ने लिखा कि ये कोयल तू तो स्वच्छंद है, तू तो आज़ाद है, तू तो प्रकृति में कहीं पर भी घूम सकती है और तुझे तो बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली हुई है, परंतु मेरे भाग्य में तो ये छोटी सी संकरी सी काल कोठरी है जहाँ हवा और रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। तेरा नभ भर में संचार, और हे कोयल तू तो इस पूरे संसार में, पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती है। हे कोयल तू तो इस क्या है, तेरा नभ भर में संचार, और तेरा तो ये संपूर्ण आकाश तेरा क्षेत्र है, तू तो इस पूरे आकाश में कहीं पर भी उड़कर जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मैं जिस जगह पर बंद हूँ, मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो कैसी है, मात्र 10 फुट की है। कैसी है, मात्र 10 फुट की है, इतनी छोटी सी मेरी काल कोठरी है जहाँ पर मैं बंद हूँ। और देख कोयल तू तो पूरे आकाश में कहीं पर भी उड़ सकती है, पूरा आकाश तेरा ही है, उन्मुक्त रूप से कहीं पर भी उड़ ले। और मेरा क्या है, मेरा तो ये 10 फुट का संसार है, अर्थात मेरी जो काल कोठरी है वो तो मात्र 10 फुट की है। अब स्टूडेंट देखो फुट कितना होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है, ठीक है। आपके पास कुछ होगा मापने के लिए, आप उसको माप के देखना, ठीक है, नाप के देखना। 12 इंच का 1 फुट, तो आप जैसे अगर मैं अपने हाथों से आपको बताने की कोशिश करूं तो इस तरह से जब हम अपने हाथ ऐसे, इसको थंब को ऐसे जोड़कर, अंगूठे को ऐसे जोड़कर अगर ऐसे हाथ करें ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऐसे करके पूरी जो लंबाई होगी वो लगभग 12 फीट ही होती है। तो क्या आप नाप के देखो, जब आप नापेंगे ऐसे करके 1, ठीक है, 1 और 2
और 3 ऐसे करके आप नापेंगे तो केवल 12 बाई 12 का उस कोठरी में बेचारे लेखक बंद थे। बस उतनी छोटी काल कोठरी में उनको रहना था, वहीं खाना था, वहीं उनको और अपने जो भी काम करने थे उस काल कोठरी में ही करने थे। तब उन्होंने कहा कि तेरा नभ भर में संचार और मेरा 10 फुट का संसार। तो देखो स्टूडेंट, वो 10 फुट का है ना, आप उसको कैसे स्केल से भी नाप सकते हैं। आप देखेंगे 10 फुट का वो जो कोठरी थी वो कितनी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो छोटी सी होगी। अब देखना उसमें वो पूरा अपना जब कैद थे तो किस तरह से कई साल वो जेल में रहे थे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे लेखक और कवि और भी हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसी तरह से अंग्रेज उनको जेल में डाल दिया करते थे। ठीक है, तब लेखक ने लिखा कि तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात मैं जिस जगह पर बंद हूँ वो केवल काल कोठरी जो है वो मेरी कैसी है, केवल 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे बहा, और हे कोयल, तेरे गीत की तो सब प्रशंसा करते हैं। जैसे तुम बोलती हो, जैसे तुम गाती हो, तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मीठी है कि तेरे गीत कहावे बहा, तेरे गीत की तो सब प्रशंसा करते हैं, सब तेरे गीतों पे वाह वाह बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, हे कोयल, तेरे गीत तो सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, सभी लोग तेरे गीतों की प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते, वाह, ठीक है, वाह वाह करके प्रशंसा करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरे में देखो मेरी कैसी दशा है। और हे कोयल, अगर मैं अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्या कहा लेखक ने, क्या लिखा कि हे कोयल, तेरे गीत कहावे बहा, तू जब गीत गाती है तेरे गीतों की तो सब प्रशंसा करते हैं। और अगर मैं अपने दुख पर, अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो वो भी अपराध कहा जाएगा, क्योंकि जेल में रोना तो अपराधी कहा जाएगा, फिर मुझे और सज़ा मिलेगी। मैं अपने कष्टों पर, अपनी दुर्दशा पर रो भी नहीं सकता। तो समझ रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में और आगे, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और देख कोयल, हे कोयल देख कि देख विषमता तेरी मेरी, तो हे कोयल देख तुझ में और मुझ में कितनी भिन्नता है, कितनी असमानता है, कितना अंतर है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हे कोयल, तेरी और मेरी स्थिति में देख, तेरी और मेरी स्थिति में, है ना, तेरी और मेरी दशा में कितनी भिन्नता है, कितनी असमानता है ना, कितना अंतर है तेरी और मेरी दशा में। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा रही हो। उनको क्या लगा कि ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ना युद्ध का बिगुल बजा रही है। क्या, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। और तू आज़ाद है, ठीक है, तुझे कोई कष्ट नहीं है, तू हरी डाली पर बैठ सकती है, तू पूरे आसमान में कहीं पर भी उड़ सकती है। उसके बाद भी क्या कर रही है, तू देख रणभेरी बजा रही है, युद्ध करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। ये अंग्रेज़ों को चेता रही है, उनको जगाने की कोशिश करी कि देखो हम जाग चुके हैं, अब तुम हमारे देश को छोड़कर चले जाओ, है ना। तब भी तू क्या कर रही है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का गीत बजा रही है, युद्ध का संगीत बजा रही है। देख तू इससे ऐसी है और है ना, आज़ाद है, तब तू ऐसा कर रही है। और हम बंद हैं तो हमें गुस्सा नहीं आ रहा होगा, हमें भी बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, वो कहते हैं हमें भी बहुत गुस्सा आता है, हम भी ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों को अभी मारें पीटे कुछ भी करें और भले ही हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन यहाँ से हम उसको भगा दें। तो ये लेखक ने यहाँ पर कहा कि रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल देख तेरी मेरी स्थिति में कितना अंतर है, इतना अंतर है, फिर भी तू आज़ाद है, फिर भी तू अंग्रेज़ों के प्रति तेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, ठीक है, क्रोधित है, और तू रणभेरी बजा रही है, यानी कि युद्ध का बिगुल बजा रही है कि अंग्रेज़ों छोड़ो भारत अब हमारा। तो इस पर बजा रही रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल, अब बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर, जो तुम लोगों को प्रेरित कर रही हो, तुम्हारी इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल बताओ तो कि तुम्हारी इस हुंकार पर, जिस तरह से तुम लोगों को प्रेरित करी हो, तुम्हारी इस हुंकार पर बताओ मैं और क्या कर दूं अपनी कृति से। कृति यानी कि अपनी रचना से, जो मैं कविताएं, कवि क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं लड़ते, वो तो कविताएं लिखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से उनका तो वाक युद्ध होता है, वाक युद्ध यानी कि शब्दों का युद्ध। तो इसीलिए
यहाँ पर कवि ने लिखा है, कोयल बताओ तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अपनी रचना द्वारा ऐसा क्या विशेष करूँ, बताओ तो कोयल, मैं अपनी रचना द्वारा ऐसा क्या विशेष करूँ, ऐसा क्या लिखूँ, मैं ऐसे कौन से शब्द लिखूँ जिससे अंग्रेज भाग जाए यहाँ से। उनके कहने का मतलब ये था कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, हे कोयल बताओ तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचना के द्वारा मैं ऐसा और क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो कोयल, मुझे बताओ तो कि आखिर मैं किस तरह की कविताएं लिखूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मोहन के व्रत पर। और कोयल जी बताओ, मोहन किसको कहा गया, महात्मा गांधी को। उनका नाम क्या था महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी। तो फिर क्या कहते हैं लेखक, लिखते हैं कि हे कोयल बताओ तो महात्मा गांधी के यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपनी प्राणों को किस प्रकार निछावर कर सकता हूँ। क्या लिखा, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, ये प्राण रूपी जो रस है मैं किस में भर दूँ, किस तरह से मैं अपने प्राण रूपी रस को अर्पित करूँ महात्मा गांधी के सत्याग्रह जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसके लिए। बताओ मैं क्या करूँ, मैं अपने प्राणों को किस तरह से, है ना, किस तरह से मैं निछावर करूं। कोकिल बोलो तो, तुम बताओ कोयल मेरे संघर्ष के बारे में बताओ, मैं किस तरह से और संघर्ष करूं, बताओ मैं क्या करूं, ऐसा लेखक कवि ने लिखा और कोयल से पूछा। यस स्टूडेंट, तो ये हमारी व्याख्या थी। एक बार इसको और देख लेते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा और रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, क्या कहा कवि ने यहाँ पर, एक बार फिर से देखते हैं। कवि ने कहा, हे कोयल तुम तो स्वतंत्र हो, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे संसार में तुम कहीं भी जा सकती हो और किसी भी हरी डाल पर बैठ सकती हो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली हुई है, तुम कहीं भी बैठ सकती हो, तुम तो बिल्कुल स्वतंत्र हो इस प्रकृति में। और तेरा नभ भर में संचार, और तुम इस पूरे आकाश में, पूरे संपूर्ण आकाश में घूम सकती हो, प्रकृति में कहीं भी जा सकती हो और तुझे बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली है। और उन्होंने क्या लिखा कि तेरा तो इस पूरा नभ भर में संचार है, इस पूरे नभ में, पूरे आसमान में कहीं भी घूम सकती है, पर मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन देख तेरी और मेरी स्थिति कैसी है, मेरा तो मात्र यह 10 फुट का संसार है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह सब जगह नहीं जा सकता प्रकृति में। तो हे कोयल तुम तो स्वतंत्र हो, तुम इस पूरी प्रकृति में कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली है, और हे कोयल आज़ादी के कारण तुम तो इस पूरे आकाश में घूम सकती हो, विचरण कर सकती हो, परंतु मेरे नसीब में तो, मेरी किस्मत में तो ये छोटी सी काल कोठरी है, 10 फुट की मेरी क्या है, काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वहा, और हे कोयल तुम्हारे गीतों की तो सब प्रशंसा करते, सब तुम्हारे गीतों पे वाह वाह करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना। और अगर मैं अपनी दुर्दशा पर, अपनी बुरी स्थिति पर, अंग्रेज़ों के अत्याचारों पर रोना भी चाहूँ ना, तो मैं रो नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं रो पाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर अपराधी कहा जाएगा और उल्टा मुझे दंड दिया जाएगा। तो लेखक ने लिखा, कवि ने लिखा कि तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना, अर्थात जब तुम बोलती हो तुम्हारे गीतों की सब प्रशंसा करते हैं, और अगर मैं अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो यह भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, हे कोयल देखो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, कितनी विषमता है, ठीक है, तुम और मैं और मुझ में बहुत अंतर है, फिर भी तुम रणभेरी बजा रही हो, फिर भी तुम युद्ध का नाद कर रही हो, अंग्रेजों के विरुद्ध तुम लोगों को प्रेरित कर रही कि युद्ध करो, क्योंकि तुम आज़ाद हो, कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुमको आज़ाद, हमारा भारत क्या चाहिए, आज़ाद चाहिए।
इसलिए उन्होंने लिखा कि देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। तो तुम तो आज़ाद हो, है ना, स्वतंत्र हो, फिर भी तुम रणभेरी बजा रही हो। हे इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब लेखक लिखते हैं, हे कोयल बताओ मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, है ना, मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा क्या करूं। तुम जो पुकार रही हो, जो रणभेरी बजा रही हो, तुम हुंकार रही हो उसके, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध तुम जो हुंकार भर रही हो उनको भगाने के लिए, तो बताओ मैं अपनी कृति यानी कि अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा और क्या करूं, कैसे लोगों को प्रेरित करूं स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। और कोकिल बोलो तो मोहन की व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। हे कोयल बताओ तो कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए मैं अपने प्राणों को किस तरह से न्यौछावर करूं। ठीक है, प्राण रूपी रस कैसे न्यौछावर करूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर प्राणों को कैसे न्यौछावर करूं। प्राणों का आसव का मतलब यही है, प्राण रूपी रस। ठीक है, यहाँ पे लिखा था रस यानी कि प्राण रूपी रस। तो प्राणों का आसव किस में भर दूं, महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए मैं किस प्रकार अपने प्राणों को न्यौछावर करूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा देश स्वतंत्र हो सके। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने व्याख्या पढ़ी। पहली व्याख्या में क्या था, फर्स्ट वाली जो हमारी व्याख्या थी फ्रेंड, उसमें हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि आधी रात को जब कोयल बोलती है तो जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो व्यग्र हो उठते हैं, एकदम से पूछते हैं कि कोकिल बोलो तुम रात में ऐसे क्यों बोलने लगी, क्यों बोलने लगी तुम रात में, तुम्हारा तो नेचर नहीं है, तुम्हारा तो स्वभाव नहीं है रात में बोलने का, तो फिर आखिर क्यों बोलने लगी हो। और देखो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ तो बहुत बुरे बुरे लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इस तरह से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो अब बताओ तुम आखिर क्यों बोल रही हो इतनी काली घनी रात में। दूसरे काव्यांश में उन्होंने कहा, जब कोयल की बहुत आवाज़ दर्द भरी लेखक ने सुनी तो उनको लगा कि कोयल बहुत दुखी आवाज़ में बोल रही है। तब उन्होंने पूछा कि कोयल बताओ तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया, तुम ऐसे क्या तुम पर ऐसा कष्ट आ गया, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम इतनी दर्द भरी आवाज़ में बोल रही हो। और तुम तो कैसी हो, तुम तो मीठी आवाज़ की स्वामिनी हो, तुम्हारी आवाज़ तो मृदुल है ना, इसलिए तुम्हारा ऐश्वर्य है, उसकी स्वामिनी हो तुम, फिर भी तुम पागल हो गई हो जो तुम रात में बोल रही हो इस तरह से, फिर भी तुम इतनी दुखी हो और तुम पागल हो गई हो जो रात में बोल रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया, उसकी लपटों को देख लिया, अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, क्या उस आग को तुमने भांप लिया है। तो क्या तुमने इस तरह से देख लिया जो तुम इस तरह से रात में चीख रही हो, चिल्ला रही हो। तीसरे काव्यांश में फिर कवि ने क्या कहा था, जो जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में कवि ने लिखा कि भाई जब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे शरीर पर जो जंजीरें बंधी है, मुझे तो वो ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ गहना जैसी लगती है, और जब मैं कोलू का चरसा खींचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता, और जो उसमें से चूँ चूँ की चर्रक चूँ की आवाज़ आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फिर से नया जीवन आ रहा है, फिर से उमंग से, उल्लास से, मैं जोश से, उत्साह से भर जाता हूँ। और जब मैं कोलू खींचता हूँ ना, कोलू को अकड़ का कुआं, ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ, वो आया था ना शब्द, तो जब मैं मोट खींचता हूँ, पेट पर जुआ लगाकर जब मैं मोट खींचता हूँ, कुएं को खाली करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं भी खाली कर रहा हूँ। हम सब स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसे ही लगता है कि ये कितने भी अत्याचार करें हम तो सब सह लेते हैं, और फिर इनकी अकड़ कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है उनको। और जब वो गिट्टी तोड़ते हैं, जब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं अपने मजबूत हाथों से, और छोटे छोटे उसकी गिट्टी बनाते हैं पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की, तो उनको ऐसा लगता है वो स्वतंत्रता की एक नई कविता लिख रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। चौथे काव्यांश में उन्होंने कहा कि देख कोयल तू देख यहाँ पर कि सब कुछ काला है, यहाँ पर सब कुछ अंधकारपूर्ण है, बड़ा अत्याचारपूर्ण यहाँ पर माहौल है, रात भी काली है, तेरा रंग भी काला है, मेरी जंजीरें भी काली हैं, मेरी टोपी, मेरा कंबल, सब कुछ काला है, और इस कालिमामयी रात में तू क्यों बोल रही है, इतना भयानक वातावरण है फिर भी तू रात में बोल रही है। और कोयल देख कि जो पहरेदार बैठे हैं वो ऐसे रात में इस सुनसान वातावरण में रात में ऐसे चीखते हैं, वो ऐसे डरावनी आवाज़ में चिल्लाते हैं, तो और ऐसा लगता है जैसे कोई सांपिन हमें काटने के लिए आ रही है, अर्थात सांपिन के काटने जैसा भय उत्पन्न रात में हो जाता है।
फिर उन्होंने बोला कि बताओ फिर इतने बड़ा संकट है, उसके बाद भी तू कोकिल गा रही है, बजा रही है, यानी कि गा रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है स्वतंत्रता के लिए। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था ये आपने जाना स्टूडेंट। तो सारा पाठ जो था इसकी पूरी पदों जो काव्यांश थे इसकी व्याख्या हमने जान ली। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।